Mr. Malhotra, thank you for joining us. Your elevation from a long-time organizational worker to councillor to mayor to first-time MP and now Minister of State has been noted as one of the significant transitions in Delhi's political landscape. This is also a moment when East Delhi's civic and infrastructural stresses from waste management and air quality to mobility and industrial issues need clear outcome-oriented attention. We are keen to understand how you see your mandate across both the constituency and your ministerial responsibility. Today's interaction is aimed at getting a sharper sense of your priorities, what you will deliver in the near term, where you see opportunities for reform in corporate affairs and transport and highways, and how the Centre Delhi dynamics can be steered towards problem solving rather than gridlock. We hope to hear your vision, the constraints you anticipate, and the matrix you believe you should be judged by. Thank you once again for taking time out for this dialogue. Okay. So, as I told you, let's begin with the air. The air quality is worsening every winter. What new approach is the centre considering? And what will you personally push for to make measurable gains? Because what has happened is we are all getting affected. Even me. Yeah, all of us. I got very sore throat. Right. A few days back because of the pollution. पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अचानक आज पैदा नहीं हुआ है। ये मैं ऐसा कहूं कि वर्षों से चली आ रही है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म करेक्शन, शॉर्ट टर्म उसको ठीक करना, दोनों बहुत आवश्यक है। और सेंटर केवल उस पे पॉलिसी बना सकता है, सेंटर उसके मेजर्स को टेकअप कर सकता है। अल्टीमेटली स्टेट्स हैव टू इम्प्लीमेंट, एंड बिकॉज इट इज इन ऐसा नहीं है कि किसी लिस्ट में है ये स्वच्छता है, तो स्वच्छता का सबसे बड़ा एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लाल किले के प्राचीर से 2014 में स्वच्छता की बात करने वाला व्यक्ति, उस समय के क्रिटिक्स ने बोला कि प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। उन्होंने दो बातें इंपॉर्टेंट करी उस दिन, और भी बातें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन दो बातों ने एक आंदोलन का रूप लिया। स्वच्छता और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना, दोनों ही एक तरह की स्वच्छता है। एक ने 11 करोड़ टॉयलेट्स देश भर में महिलाओं को सम्मान के लिए दिए। आप सोचिए, देश की आजादी के 65 वर्षों तक देश की मातृशक्ति ओपन डेफिकेशन के लिए जाती थी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे देश में 65 वर्ष की आजादी के बाद। उस बात को टेकअप करते हुए आज 11 करोड़ से ज्यादा, चाहे वो घर के अंदर टॉयलेट दिया हो या कम्युनिटी टॉयलेट दिया हो, मैं समझता हूं कि ओपन डेफिकेशन फ्री ऑलमोस्ट नाउ एवरी, नॉट ओनली स्टेट, हर गांव, हर कस्बा ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है। पॉल्यूशन की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, ब्लेम गेम करना बहुत आसान है, बट स्टेट्स को ये देखना ही पड़ेगा कि पराली ना जले, उसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स को टेकअप करना पड़ेगा। उसके बावजूद इन दिनों पराली का भी रहता ही है, बट हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है
हमने इस काम को शुरू किया है कि पराली से हम एथेनॉल बना रहे हैं। पराली से एथेनॉल बना के और एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं। 2025 तक हम एथेनॉल मिक्स 20% फ्यूल को यूज करना चाहते हैं। अभी हम 16% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को यूज कर पा रहे हैं। और अगर साइंटिफिकली बात करूं तो पेट्रोल में कार्बन एमिशन C8 है और एथेनॉल में C2 है। 4 टाइम्स पेट्रोल का कार्बन एमिशन है। एथेनॉल मिक्स होने के बाद डेफिनेटली कम तो आएगा ही। ये एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, इसको हम कर रहे हैं। ये व्हीकुलर पॉल्यूशन की बात है। इसके अलावा और भी बहुत तरह का पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन के अलावा अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में यमुना जी की बात करेंगे तो बहुत पॉलिटिक्स हुआ और उसमें खूब करप्शन भी हुआ। 11 साल में हर बार माफी मांगी गई, लेकिन रेखा जी की सरकार आने के बाद अगर दिल्ली के इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम यमुना जी को 3-4 साल में साफ करके देंगे, तो वो बाय क्लिक ऑफ बटन तो साफ नहीं हो जाएगी। वी विल हैव टू टेक मेजर्स फॉर दैट। और वो दिखना चाहिए कि आपने काम शुरू किया है। तो रेखा जी ने आते ही उसका यमुना जी के ऊपर का फ्लोटिंग मटेरियल खत्म किया लगभग, और जिसके कारण से इस बार की छठ पूजा यमुना जी में खड़े होकर के लोग अपनी छठी मैया की पूजा, सूर्य देवता को अर्घ दे पाए। ठीक है, इसके साथ रिलीजियस एस्पेक्ट जुड़ा है। यमुना जी हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध और सबसे रिच संस्कृति है, लेकिन यमुना जी ठीक से साफ हो उसके लिए दिल्ली में उसमें 18 बड़े नाले गिरते हैं, और जब तक उन नालों का पानी, गंदा पानी, सिल्ट वाला पानी उन नालों के मुहाने पे जहां यमुना जी गिरती हैं वहां पर CTP प्लांट नहीं लगेंगे, तब तक यमुना जी में साफ पानी नहीं जाएगा, गंदगी साफ नहीं होगी। और उसके लिए काम शुरू हो गया। केजरीवाल जी की सरकार को 3,500 करोड़ रुपए यमुना जी की सफाई के लिए दिए गए थे, एंड दैट गवर्नमेंट डिड नथिंग। लेकिन अभी उन 18 नालों के मुहाने पर CTP प्लांट लगे, इसके लिए उसका DPR, उसका टेंडरिंग प्रोसेस वो शुरू हुआ है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर मीटिंग ली है, स्वयं गृह मंत्री जी ने इस पर मीटिंग ली है। दिल्ली में यमुना जी 33 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और एक जगह तो ओखला के पास तो उनका स्पैन यमुना जी का 6 किलोमीटर का स्पैन है। ये इतना बड़ा वाटर रिसोर्स है। यमुना जी साफ होती है, दिल्ली के लिए पीने का पानी भी अवेलेबल वहां से हो सकता है। अभी हमें गंगा जी से बहुत पानी लेना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी है। उसी तरह एक सॉल्यूशन होते ही दूसरी चीज का भी सॉल्यूशन होगा। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ है। मैं जल्दी दिल्ली पे आ गया, लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन की बात की तो इट हैज टू बी एड्रेस्ड इन ऑल द रिस्पेक्ट। दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ है। कूड़े के पहाड़ पे आपको विजिट करने जाना है तो आप रेड कारपेट पे जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि डेली दिल्ली में 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा इन 3 कूड़े के पहाड़ों पर जाता है। जब डेली इतना जाता है, पुराना इतना पाइलअप पड़ा है, वो कम कैसे होगा? उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2400 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार के रहते हुए दिए उस पर काम करने के लिए। दे हैव नॉट स्टार्टेड द वर्क। रेखा जी की सरकार आने के बाद उस पर काम होना शुरू हुआ। आपको बलसवा पे तो डाउन होता हुआ दिख रहा होगा। गाजीपुर पे भी 15 मीटर से ज्यादा डाउन। 15 मीटर तो आज से 6 महीने पहले का था, क्योंकि मेरे से पहले जो सांसद थे गौतम गंभीर जी ने, उन्होंने उस पर एफर्ट किया था। आज हो सकता है 20 मीटर के, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन 20 मीटर डाउन है। लेकिन कैसे डाउन है? उस पर काम होना शुरू हुआ। वहां पर टर्मोइल मशीन्स लगी, कूड़े को सेग्रीगेट करना शुरू किया, और अभी हो रहा है। यू कैन गो एंड विजिट दैट। सेग्रीगेशन में 3 पार्ट निकलते हैं। एक कंबस्टेबल है,
जिससे या तो बिजली बना लीजिए बचता है, या कहीं पर वहां पर बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो आसपास की जितनी बड़ी फैक्ट्रीज है एनसीआर के अंदर, उनके लिए कंबस्टेबल फ्यूल है। स्टार्टिंग में मुझे पता है कि उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन आज वो इकोनॉमिक मॉडल बन गया। आज जो सीमेंट फैक्ट्रीज है, पेपर फैक्ट्रीज है, उनकी फर्नेस के लिए ये कंबस्टेबल फ्यूल जा रहा है, तो वो पैसा भी देने को तैयार है। दूसरा, उसके अंदर से सीएनडी वेस्ट निकलता है, जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है। उसको दिल्ली के अंदर 3 प्लांट है, सीएनडी प्लांट्स है कॉर्पोरेशन की, वहां पर रिसाइकिल हो रहा है, रोड़ी, बदरपुर, टाइल्स बन रही है, विच इज यूजेबल, और वो यूज हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि यूजेबल ही है, इट इज बीइंग गोइंग ऑन। थर्ड, उसमें से इनर्ट वेस्ट निकलता है, जिसका 95% प्लास्टिक है, जो 100 साल तक भी गलेगा नहीं। उसके लिए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे बना और UER2 बना, उसके नीचे 20 लाख मीट्रिक टन दैट इनर्ट वेस्ट को हमने यूज किया है। 20 लाख मीट्रिक टन आसान नहीं होता है। उसको रिप्लेस किससे किया? उसको रिप्लेस किया हमने, मिट्टी जो उसके अंदर डलती है, उस पे मिट्टी पे पैसा लगता है, और इसमें तो कोई पैसा ही नहीं लगना, सिर्फ कार्टेज लगनी है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। तो पोल्यूशन के लिए एवरी सिटीजन हैज टू वर्क फॉर दैट। हमारी अपनी हेल्थ को नुकसान कर रहा है। तो देयर आर, मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली इन दिल्ली, बाहर भी, महाराष्ट्र में भी एक हाईवे पे, मैं आपको अभी नाम बता दूंगा, उस पर 60 लाख मीट्रिक टन हमने इनर्ट वेस्ट वहां के जो डंपिंग यार्ड्स होंगे वहां से लेकर के डाला है। और ये दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया। हम म्युनिसिपैलिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि NHAI और हमारा रोड ट्रांसपोर्ट तो पूरे देश भर में है, और कूड़ा भी रोज निकलना है। मतलब मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी कहना चाहूंगा, अपना कूड़ा सेग्रीगेट करके दीजिए। सेग्रीगेशन किया हुआ कूड़ा इज इजी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। हमारी सब चीजें एक ही डस्टबिन में जाती है, तो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न ऑल्सो। सर, अभी हम हमेशा सुनते हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं कि रोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नेशनल हाईवेज मैचिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अभी तक कितना हमको सक्सेस वी हैव अचीव्ड, और आगे क्या प्लान? 2014 से पहले देश के अंदर 92,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज थे, देश की आजादी के 65 सालों। 11 सालों में we have achieved 1,46,000 kilometers of national highways, touching each and every corner of the country, including Northeast. 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज अराउंड 4,500 किलोमीटर, आज वो 10,000 किलोमीटर टच किया है। प्रधानमंत्री जी का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर इस बात इतना ज्यादा है, वो आपको इस बात से आइडिया होगा कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देश के 2 प्रधानमंत्री एक बार गए। 65 सालों की आजादी के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी 62 बार 11 सालों में नॉर्थ विजिट करके आए हैं। आप फोकस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रधानमंत्री उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। नेशनल हाईवेज, अभी रेलवे नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक पहुंच रहा है। फ्रंटियर हाईवे जो कि एशिया का हाईवे होगा, वो मणिपुर में मुरे तक टच कर रहा है, जो म्यांमार बॉर्डर है। और आज नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे बनने की स्पीड 2014 से पहले 12 किलोमीटर पर डे थी। टुडे इट इज
अप्रोक्सीमेट 32 किलोमीटर्स पर डे। और जो वाइडनिंग हुई है वो अलग है। 2 लेन का 4 लेन होना, 4 लेन का 6 लेन होना। आज बिहार का जो आप इतना अनएक्सपेक्टेड परिणाम देखते हैं, आप में से जो बिहार के रहने वाले हैं या बिहार गए होंगे, वहां पर जाके देखिए ना कि रोड, हाईवेज और ब्रिजेस का जाल बिछ गया। ऐसा एक स्टेट नहीं है, मैंने नॉर्थ ईस्ट बताया, एवरीवेयर एवरीवेयर। और 2014 से पहले हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश में केवल 92 थे। उसको आप ये देखिए कितने फोल्ड, कितने टाइम्स बढ़ गया। नाउ इट इज अप्रोक्सीमेट 2500 किलोमीटर्स ऑफ स्पीडवेज। ये रिमार्केबल है। और इतने कम टाइम में इसको अचीव करना, 14 से पहले 65 साल में हम कहां तक थे और आज हम कहां तक पहुंचे हैं। और अभी आप आगे भी पूछेंगे, मैं इसी में बता देता हूं आपको कि ये हाईवेज केवल कंक्रीट की, बिटुमन की रोड्स नहीं है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आज हम 1 रुपया हाईवे के ऊपर लगाते हैं तो उसका जीडीपी में इंक्लूजन 3 रुपए का है। इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट अलोन फ्रॉम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 5 साल में हमने 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड। ये एम्प्लॉयमेंट, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट दिया है तो वो सीधा सीधा इकोनॉमी में आता है। इसके साथ जुड़ा हुआ है, आज देश में आज भी 65% आबादी गांव में रहती है। गांव की अपनी प्रोड्यूस है विच इज पेरिशेबल ऑल्सो। दूध, दही, फल, सब्जी 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे गांव से मार्केट तक पहुंचने में लगा करते थे। 14 से पहले खराब हो जाता था सामान, इकोनॉमी डल हो जाती थी। आज कोई गांव देश का ऐसा नहीं है जो उनके नजदीक के हाईवे से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर। उसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी। 2014 से पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 3.5 लाख किलोमीटर की सड़क बनी थी गांवों को मेन हाईवेज तक या मेन रोड्स तक टच करने के लिए। इन 11 सालों में मोदी जी की गवर्नेंस से हम 7 लाख किलोमीटर ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर पाए। मीन्स 3.5 लाख किलोमीटर 65 सालों में, और 11 सालों में अनदर 4 लाख किलोमीटर। उसके कारण से गांव की प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंचने में 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। तो वो गांव के लोग मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी में एड ऑन कर रहे हैं। तो इसलिए ये, और जहां हमारे हाईवेज बन रहे हैं वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, वहां पर फैक्ट्रीज हैं, बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स आ गई। और जो हम इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं कि हाईवे, पोर्ट, रेलवे, इनका हब्स बन जाए ताकि ट्रांसपोर्ट और इजी हो जाए और इंटीग्रेटेड हो जाए। बाहर से आने वाला जो सामान है अल्टीमेटली पोर्ट पे आएगा। पोर्ट में आने के बाद आइदर रेलवे और थ्रू रोड्स इट हैज टू रीच समवेयर। तो वो नजदीक हो, उसको बिल्कुल टच करता हुआ हो। प्रैक्टिकल बात है, वहां से सामान देश में सब जगह जाना है, कहीं भी जाना है। तो ये भी हमारा मॉर्थ और हमारी नेशनल हाईवेज की जो मिनिस्ट्री है इसको लगातार कर रही है। सर, इसी में अगला सवाल यही है कि आप लोग को क्या जरूरत पड़ गई कि एक 1 किलोमीटर काउंटिंग को आपने 4 किलोमीटर लेन काउंटिंग कर दिया। 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, उसे अगर 4 लेन बना रहे तो हमने 4 किलोमीटर काउंट कर लिया, जो कि 2018 से पहले, 17 से पहले वैसा नहीं होता था। इसकी क्या जरूरत पड़ रही है आपको काउंटिंग? जो काम हम कर रहे हैं उसको बताने में तो कोई बुराई नहीं है। आप भी करेंगे तो अखबार में छाप रहे हैं ना, आपका अखबार अच्छा छप रहा है।
बताना तो पड़ेगा कि अगर मैंने, आप एक बात सोचिए, अगर 2 लेन है और वो 4 लेन हो गई, इसका अगर आपको ज्वलंत उदाहरण देखना है तो बिहार जाइए, देख के आइए। पटना से जो सिमरिया का ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, वहां के लोगों से पूछिए, पटना से वहां तक आने में जितना समय लगता था, उससे पहले वाले ब्रिज को क्रॉस करने में उतना ही समय लगता था, 2 घंटे का जाम था। तो इसलिए उसको चौड़ा करना जरूरी है ना। और जब हम कर रहे हैं तो हम बता ही तो रहे हैं, पहले नहीं हुआ भाई, हमने किया है तो बताना तो हमारा अधिकार बनता है। So despite all these measures, आप कह रहे हैं कि in fact हुआ भी है road improvement and all of these things. But sir, rate of road accidents and fatalities एक ये बहुत बड़ा concern अभी भी है. तो हम ये कैसे road improvement and accidents और इस तरीके को हम road travel जो है वो safe बना सकते हैं? Important question है। इसमें इसके ऊपर लगातार हमारी मिनिस्ट्री काम करती है। अभी हमने 14,000 डार्क स्पॉट्स को इरेडिकेट किया है, नॉट ओनली आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई तो ज्यादा हुए हैं, लेकिन हमने 14,000 डार्क स्पॉट्स को, जहां पर एक्सीडेंट होते थे, फैटेलिटीज होती थी, डार्क स्पॉट इज ए टेक्निकल टर्म, जहां पर साल में 10 डेथ हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ए डार्क स्पॉट। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो डार्क स्पॉट आइडेंटिफाइड है कि ये डार्क स्पॉट बन गया जहां पर 10 से ज्यादा डेथ एक साल में हो रही है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया और इरेडिकेट भी किया है। इसके अलावा एआई को यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जब हमारा अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट मीन टू से कि हमने कोई हाईवे बनाना है, तो उसकी जो प्रेपरेशन में हम साइट को देखते हैं, उसके बाद उसका डीपीआर और टेंडरिंग होती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको भी वर्चुअल सिस्टम से कैसा हाईवे बन के आएगा इस रोड पर, इस एरिया से इस एरिया को ज्वाइन करने के लिए, तो उस को पहले विजुअलाइज करना और उसके डिजाइनिंग पार्ट में जो कमियां दिख जाए उस समय उसको दूर करना। उसके बावजूद भी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, वो 1200 किलोमीटर का है और उसमें आप 6-7 स्टेट्स में से होकर के जा रहे हैं, कहीं थोड़ा हिली एरिया से जा रहे हैं, कहीं डिफिकल्ट टेरेन से जा रहे हैं। हम ये एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं और ये हम सिटी के अंदर से होके नहीं जाना चाहते, हम आउटर से होके जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कहीं पर इतना बड़ा हाईवे, ये एक हाईवे का बता रहा हूं, हाईवे बन रहा है, वहां पर कुछ प्रैक्टिकल ऐसा लगे कि वहां पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है, वो तुरंत प्रायरली भी आइडेंटिफाई होकर के उसको पहले रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेटर ऑन ऑल्सो उसको जैसे ही समझ में आता है, अगर उसको फ्लाईओवर देना है तो फ्लाईओवर देंगे, अंडरपास देना है तो अंडरपास देंगे, या कहीं पर बिग डाइवर्जन करना है। अभी मेरे को बताते हुए ये भी अच्छा लग रहा है कि अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ पूरे देश के ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स को, सेक्रेटरीज को बुलाया था, 86 सिटीज का आइदर बाईपास हाईवे और सम फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड्स, इसके ऊपर वर्किंग लगातार चलती है। बड़ी सिटीज का सबका, मैं दिल्ली का भी आपको डिटेल बाद में बताऊंगा कि हम दिल्ली में खाली ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे की बात नहीं करूंगा मैं आपसे, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो उसमें एक्सीडेंट हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी है। उसके अंदर जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैं वो ओवर स्पीडिंग है, चौड़ा हाईवे दिखता है तो पैडल पर पैर जोर से पड़ता है, विदाउट हेलमेट वाले लोग हैं। तो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ये भी हम इंश्योर करते हैं हमारे टोल प्लाजाज पर भी, उसके लिए कि अगर कोई ओवर स्पीडिंग करके एक टोल प्लाजा पर पहुंच गया तो हमारे कैमराज और सेंसर्स हैं कि वो वहीं पर पकड़ लेते, क्योंकि जिसको स्पीड पे जाने की आदत है वो आगे भी जाएगा, वहीं पर उसका चालान होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और उसका इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने एक और बड़ी स्कीम अभी रोल ऑन किया है
कि अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो 7 डेज उनको वहां से लिफ्ट करके आसपास की टर्शरी मेडिकल केयर में पहुंचाना और 7 दिन तक उनका इलाज फ्री, ये भी इंश्योर किया है हमारे मंत्रालय में, जिसमें 1.5 लाख तक या 7 दिन तक का इलाज फ्री, ताकि एक फैसिलिटी भी वहां पर अवेलेबल हो। अभी हमारी 4000 से ज्यादा एम्बुलेंसेस पूरे देश के नेशनल हाईवेज पर डिप्यूटेड है, अभी डिप्यूटेड है, और इसका नेटवर्क और आगे बढ़ाने में हम लगातार काम करते रहते हैं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी है। और वो टोल प्लाजास पर तो मैंडेटरीली आप कभी जाइए, देखिए आपको लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस वहां पर मिलेगी। 1033 हमारा टोल नंबर है। किसी भी इवेंचुअलिटी पे एक्सीडेंट है, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम है, 24/7 चलता है, क्योंकि हाईवेज भी 24/7 चलते हैं, तो उसको और इफेक्टिव हो और स्मार्ट ट्रैफिक मूवमेंट, जिसमें रियल टाइम ये पता लगना कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते ही उसको तुरंत हेल्प जो मिलनी चाहिए वो मिले, ये सब लगातार चलता है। अभी हमने द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी स्मार्ट सिस्टम एंगेज किया है। वो इवन जाम्स लग रहे हैं तो भी वो स्मार्ट सिस्टम उसको डिटेक्ट करके उसकी वार्निंग उस जो डिस्प्लेज है वहां पर डिस्प्ले करेगा कि वहां पर जाम है, इसमें 20 मिनट का जाम लग रहा है, तो जो डाइवर्ट कर सकता है वो डाइवर्ट करे। मंत्री जी, आपने बताया कि एक्सप्रेस आपका बहुत सारे हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन अलोंग विद ऑल दीज आप रोड साइड एम्यूनिटीज डेवलपमेंट पे क्या कर रही है? क्योंकि सिविक बहुत सारे जगहों पे नहीं है जहाँ पे आदमी पैसेंजर कर सके, जा सके, तो रोड साइड एम्यूनिटीज। इसमें सर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, रोड साइड एम्यूनिटीज में मैंने खुद देखा कि वहां पे टॉयलेट का जो क्लीनिंग है, सैनिटरी, वो बड़ा इशू है, क्योंकि है वहां पे, लेकिन सफाई भाई आपने उनका उत्तर, आप आधा उत्तर आपने दे दिया, आधा मैं दे दूंगा आपका उत्तर। देखिए, वे साइड एम्यूनिटीज हम हर हाईवे पर जो एक्सप्रेस वेज हैं, कैरिज वे हैं, जिस पर हम एंट्री एग्जिट रिस्ट्रिक्शन से देते हैं, जिस पर 100 किलोमीटर की स्पीड पे हम जा सकते हैं, ऑलमोस्ट एट एवरी 90 किलोमीटर्स हम वे साइड एम्यूनिटीज दोनों तरफ दे रहे हैं, और हर चीज दे रहे हैं, पेट्रोल पंप, और अब ईवी का टाइम आ गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर जो सिविक एम्यूनिटीज, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, ये सब बिल्कुल बना रहे हैं। अभी उस पर काम चल रहा है, बड़ा एरियाज उसको कवर किए हैं, दोनों टाइम है, दोनों तरफ है, फूड ईटिंग जॉइंट्स। और सबसे बड़ा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, ये लोग हाईवेज पे ही रहते हैं, तो उनके लिए डॉर्मेट्रीज, अच्छी डॉर्मेट्रीज, और उसके साथ साथ उनके मतलब का ईटिंग जॉइंट, वो हो सकता है 5 स्टार ईटिंग जॉइंट में जाए ही ना, अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, माइंडसेट की भी बात है, तो उनके मतलब का साफ सुथरा स्वच्छ खाना भी उनको मिले, जिसको हम ढाबा बोलते हैं, जिसमें अक्सर दिल्ली वाले भी मुरथल ढाबे पे रोटी खाने जाते हैं, 5 स्टार पे कम जाते हैं, वहां ज्यादा जाते हैं, उसके कारण से भी जाम लगता है कभी कभी। ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो वहां पर ऑल एम्यूनिटीज, उनके लिए कंफर्टेबल डॉर्मेटरीज, उनके नहाने का, उनका प्रसाधन का अलग सिस्टम बनाया। कोई डोमेस्टिक ट्रेवलर जा रहा है, उसके लिए अलग सिस्टम है। वहां पर जितने भी ईटिंग जॉइंट्स के ब्रांड्स आप देखते हैं, लगभग सब जाते हैं वहां, उसकी मेंटेनेंस, वहां सफिशिएंट पार्किंग। तो वे साइड एम्यूनिटीज, अभी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देखिए, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप दिल्ली से 90 किलोमीटर पर ही आपको दिखने शुरू हो जाएंगे वो। अब वो तो डेवलप भी है, क्योंकि जैसे जैसे हाईवे डेवलप होता है उसके साथ साथ ही वहां पर बसावट आ जाती है। बसावट मतलब रेजिडेंशियल बसावट की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। वे साइड एम्यूनिटीज पे बसावट आ जाती है वहां पर, और उसका भी हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया कि कौन उस वे साइड एम्यूनिटी का केयर टेकर है, वो आगे किसको लीज आउट करता है अलग बात है, लेकिन
वो विद इन नॉर्म्स, और वो ऐसा नहीं है वेसाइड एम्यूनिटी किसी को दी है तो कोई 5 साल के लिए नहीं, 25-30 साल के लिए, उसका फाइनेंशियल मॉडल है वो अलग है। लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि ट्रेवलर को हाईवे पर ये सुविधा मिले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आपने पूछा कि 4 लेन और 6 लेन की बात, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। आज दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाना हो 34 आवर्स लगते हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 12,500 करोड़ की लागत से बन रहा है, 1200-1250 किलोमीटर का है, इस पर जाएंगे तो 14-13 घंटे में आप नॉर्मली आराम से पहुंच सकते हैं, मतलब सिंगल डे में पहुंच सकते हैं। और इससे कितना फ्यूल बचता है, पॉल्यूशन बचता है, पैसा बचता है। मैं अगर ट्रकर्स की और ट्रांसपोर्टर्स की बात करूं तो वो अगर महीने में पहले 2 चक्कर लगाता था तो अब 4 चक्कर लगाएगा, तो इकोनॉमी में भी एड ऑन होता है। दिस इज ऑल्सो एडिंग टू अवर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में। आज हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बनी है, तो उसमें मैं प्राउडली कह सकता हूं कि हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा हाथ। सर, दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर अदर मिनिस्ट्री को अभी एप्पल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पेनल्टी को चैलेंज किया है इनको, तो सर हाउ योर मिनिस्ट्री इज गोइंग टू डिफेंड इट? अभी हमारा डिजिटल कंपटीशन बिल आ रहा था, किसी कारण से रुका है, मार्केट के सर्विस के कारण से। लेकिन ये क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बताना बहुत ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी अनहेल्दी कंपटीशन को अलाउ नहीं करेगा। कोई भी भारत की मार्केट को अनहेल्दीली मोनोपोलाइज कर जाए, ये हमारे लॉज अलाउ नहीं करेंगे। डिजिटल इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, उसमें उसके लिए जो हमारा अभी कंपटीशन को लेकर के लॉज हैं, क्योंकि डिजिटल के लिए अलग से बनने चाहिए, उस पर वर्किंग चल रही है। हमारा बिल आने के बाद भी अभी विदहेल्ड किया है, उस पर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस और सर्वेस चल रहे हैं। तो इट इज गोइंग ऑन, इट विल बी टैकल्ड वेरी वेल, वेरी वेल। सर, ये डिजिटल कंपटीशन होल्ड हो गया या अभी चल ही रहा है या परफेक्ट प्लान? इट इज इन द प्रोसेस। प्रॉब्लम्स अभी नहीं बता सकता हूं, बट प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको और एक्सटेंसिवली स्टडी करके फुल प्रूफ बेस्ट लेके आया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। So when can we expect a GPS based toll collection? उससे पहले की बात भी कर लेनी चाहिए। टोल पे गुड़गांव जाने वालों को 1-1 घंटा लगता था टोल पर, अब कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं। फिर भी मुझे रोज 1.5 से 2 घंटा। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, वो टोल की कमी नहीं है, वो जो कमी है उसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको 2 घंटे लगते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका 1 घंटा कम हो जाएगा। कब शुरू हो गया? इम्पोर्टेंट इज दिस शुरू हो गया, बताऊंगा अभी जब आप दिल्ली के डीकंजेशन प्लान पे बात करेंगे तो उसका पार्ट है। क्या पूछा था जिसपे आपने डाइवर्ट किया मुझे? जीपीएस पे टोल्स पर बहुत लंबी लाइन, ट्रैफिक कंजेशन, उसके कारण से पॉल्यूशन भी था। फास्टैग शुरू होने के बाद ये ऑलमोस्ट निल हो गया। आज 98.5% पीपल आर यूजिंग फास्टैग, जिसमें टोल प्लाजा से निकलना है, अगर आपके फास्टैग में पैसा है तो ऑटोमेटिकली जो बैरियर है, बूम बैरियर, वो उठता है, आपका फास्टैग स्कैन होता है, वो उठता है और आप पास कर जाते हैं। अब इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट हमने पायलट करना शुरू किया है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग आपका टोल पर पैसा कटना शुरू हो जाएगा। जो जीपीएस की बात है, जीपीएस का मतलब ये है, जीपीएस बेस्ड टोल का मतलब ये है कि जितना आप हाईवे पे ट्रेवल करेंगे, अभी क्या है, एक टोल से दूसरे टोल पे जाते हैं, अगर 235 रुपए कटने हैं तो 235 रुपए कटेंगे। हालांकि हमने 3,000 रुपए का जो 1 साल के अंदर
एक कार्ड या पास बनाने का काम शुरू किया इस 15 अगस्त से, उससे बहुत इकोनॉमिकल हुआ आप लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत इकोनॉमिकल हुआ है कि हाँ ठीक है, उसमें 200 एंट्रीज तक रिस्ट्रिक्शन है, तो आप कॉस्ट देखेंगे तो आई थिंक 70% कॉस्ट डाउन हो गई उस बार, 15 रुपए का पड़ गया सिर्फ, जहां 200 रुपए आपको क्रॉस करने में लग रहे हैं, 100 रुपए क्रॉस करने में लग रहे हैं, 15 रुपए में आप क्रॉस कर सकते हैं। जीपीएस का जो सिस्टम रहेगा वो जितना आप हाईवे पे ट्रेवल करेंगे जिस पर टोल है उतना कटेगा, उसकी मोडालिटीज वर्कआउट हुई हैं, उस पर काम भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगले 1.5-2 साल में, 2.5 साल में हम इसको रोल आउट भी कर पाएंगे। तो सर उस टाइम में फास्टैग विल नॉट वर्क, उसके बाद अगर नहीं, इम्प्लीमेंट हो जाता है वो भी किसी ना किसी एक अप्लायंस से या किसी मॉड्यूल से ही डिडक्ट होगा ना पैसा। फास्टैग कैन बी इट्स वन ऑफ द टूल, और मे बी सम अदर टूल वी कैन यूज, बिकॉज that is to be monitored by certain satellites. दिस एनुअल पास वाला जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ब्रिलियंट, पैसे बहुत बचेंगे इसमें, बच रहे हैं। हाँ फैक्ट है सर। मेरा इतना ही है कि जैसे दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एनएचएआई हाईवेज, This is for yes, and definitely. like highways examples are like this Greater Noida, Agra, एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं होगा, और वो स्टेट का हाईवे। और आगरा टू लखनऊ। देखिए, मैं आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या एनएचएआई या हमारे जो हिमालयन रीजन्स में हाईवेज हैं, जो नॉर्थ से रेगुलेटेड हाईवेज हैं, उनके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर कोई स्टेट ने हाईवेज बनाया है, जैसे उत्तर प्रदेश ने अपने बहुत से हाईवेज बनाए हैं, तो उनकी जो स्कीम होगी उस पर लागू वो सेपरेट हो जाएगा। एंड नाउ आप हिमालयंस की बात कर रहे थे, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को लेकर बहुत इश्यूज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में, एंड मैसिव पुश ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इन हिमालयस, and it is well known that the Uttarakhand, the Himalayas are the youngest mountain and very fragile. We are listening a lot of landslides very regularly, and there is a criticism that this is because of the excessive push of national highway, and पहाड़ को काट दे रहे हैं और इसके कारण वीक हो रहा है पहाड़। तो इस पे कोई स्टडी या how do you tackle this criticism? This is the major concern for Himalayan roads, but requirement जो हिमालयास पे हाईवेज की बात है, वो सिर्फ वहां के रेजिडेंट्स के आने जाने के लिए या दिल्ली वालों को हिमालयास में छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए नहीं। दैट इज वन ऑफ द स्मॉल पार्ट। आज देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी हमारे डिफेंस फोर्सेस को कारगिल पहुंचना है, वहां पर उनके लिए रसद और एम्यूनिशंस पहुंचना है, तो 6-7 महीने उस एरिया में आप जा नहीं सकते। वहां पर टनल, ऑल वेदर टनल बनाई है ना, जेडमोर टनल बनाई है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका कंसर्न है, इस तरह के और लंबे उदाहरण है। मैं अगर आपको जेडमोर टनल की बात करूं, या दूसरी तरफ उधमपुर से श्रीनगर की टनल जो बनी है, जिसने ट्रेवल टाइम को 2 घंटे कम किया है। मैं खुद जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में 14 घंटे लगाए हैं, आज 7-8 घंटे में पहुंच रहे हैं। सिमिलरली उत्तराखंड की बात करें, आदि कैलाश के दर्शन करने हैं, तो पिथौरागढ़ में जो नेशनल हाईवे बन के जा रहा है, तो आप सोचिए ना, देश का कितना बड़ा वर्ग वहां जाना चाहता है और उनको सुगमता हो जाए 4 लेन 6 लेन के हाईवे से पहुंचने के लिए। दिस इज दी जरूरत, रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें इस बात को भी टेक केयर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कभी हिली एरिया के हाईवेज पे जाएंगे, तो अब आपको, हमारी कोशिश है कि वहां पर टनल बने, ब्रिजेस बने,
जिससे कि पहाड़ को कम काटना पड़े। टनल के अपने रिस्क है, लेकिन वो फिर भी सेफ है। लेकिन फिर भी जहां हाईवे पहाड़ कट के बन रहा है, वहां पर उसकी ग्राउटिंग करके, उसको नेलिंग करके, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके, ताकि लैंडस्लाइड ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, ये कॉन्टिन्यूसली चलता है और ये साइंटिफिकली चलता है। ये केवल मैकेनिकली नहीं चलता है, उसकी प्रॉपर स्टडी होती है, मेट्रोलॉजिकल स्टडीज होती है। उस स्टडीज पर ज्यादा टाइम लगता है बनाने की बजाय, लंबा टाइम लगता है। अब मैं अगर उदाहरण दूं तो मंडी से मनाली तक का हाईवे है, अभी पीछे 15 दिन बंद रहा, वो टूटा रहा फ्लड के कारण। लेकिन अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड है, ये भी एंटिसिपेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब क्या होगा। हम खुद वहां पर जाने के लिए एक जो साथ में रिवर चलती है उसके ऊपर एलिवेटेड हाईवे बना देना चाहते हैं, और ये एक उदाहरण है, ताकि पहाड़ को मिनिमम डिस्टर्ब करें। और नदी के ऊपर नहीं, मैं इसका उदाहरण एक और दे रहा हूं, आप देखना चाहें तो जाके देखिए। देहरादून से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर देहरादून से वापस आइए, देहरादून छोड़ते ही, सिटी छोड़ते ही 16 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे बनाया है, जो एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सारी वाइल्ड लाइफ है वहां पर हमने हाथियों के निकलने के लिए उनके पैसेजेस बना के दिए हैं, उनके स्पैन दिया है चौड़ा, और कोई पहाड़ नहीं काटा। वहां पर पिलर्स बना करके एलिवेटेड हाईवे बनाया, ना नेचर गड़बड़ हुई, ना वाइल्ड लाइफ गड़बड़ हुई। पैसा एक्स्ट्रा लगता है एलिवेटेड हाईवे पे, कोई बात नहीं, लगाएंगे, जनता की सहूलियत के लिए लगाना है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो डेफिनेटली वी आर थिंकिंग इन ऑल दीज टर्म्स। और हमारा एक प्रोजेक्ट जो पर्वतमाला प्रोजेक्ट चलता है, आज अगर केदारनाथ जी जाना है, हेमकुंड साहब जाना है, इट्स नॉट इजी, डिफिकल्ट है, हेलीकॉप्टर में रश है। वहां पर 5,000 करोड़ का बॉटम से लेकर के और केदारनाथ जी तक जाने के लिए फाटा से थोड़ा पहले, वहां से पहले हमने रोप वे डिसाइड कर दिया, उसका काम शुरू हो गया, डीपीआर बन गई, टेंडरिंग हो गई। सिमिलरली हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे, बिजली महादेव हिमाचल में जाने के लिए रोप वे। तो रोप वे के टावर्स बनना और हाईवे बनना, दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, कॉस्टिंग उसकी ज्यादा है रोपवेज की। टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होता है और पिलग्रिमेज भी होता है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार उसके ऊपर न केवल कहते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं। विकास भी, विरासत भी। आज हमारे देश का कौन सा ऐसा बड़ा धार्मिक स्थल नहीं है जो किसी भी तरह हाईवे से, रेल से कनेक्ट ना कर दिया गया विद ईज। चारधाम, अगर उत्तराखंड में बात करें तो चारधाम का ऑल वेदर जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं, डेफिनेटली उसमें पहाड़ों को हम संभालते हुए, जहां पर टनल की आवश्यकता है वहां टनल बनेगी, कॉस्टली है लेकिन बना रहे हैं। इसी कारण से टोल भी है। टोल बनाने में तो जो काम आता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में टोल लिया जा रहा है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि टोल बहुत हैवी है। अब UR2 बना है दिल्ली में, दिल्ली के आउटर में, तो UR2 का जो लोग सोनीपत, हरियाणा से, मुरथल से आते हैं और उन लोगों को भी एयरपोर्ट जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है, तो वो मुकरबा चौक, रोहिणी, पीरागढ़ी होते हुए 2-2.5 घंटे का व्हीकुलर पॉल्यूशन, टाइम वेस्टेज, कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन ये लगता था। 76 किलोमीटर का हमने UER2 बनाया। आप में से अगर कोई गए हो तो आदमी 1-2 बार तो इसीलिए चला जाता है कि जाके दिखाया जाए कि कैसा बना है। उसपे 235 रुपए का टोल है। बहुत लोग मेरे पास आए कि भाई साहब इतना ज्यादा टोल। मैंने कहा भाई साहब आप 235 रुपए करो रहे हो, आपके 2.5 घंटे बच गए, 45 मिनट में पूरा हो रहा है, और इतना ट्रैफिक जाम से आप जूझते रहे, इतना पेट्रोल खर्च कर रहे हो, तो मुझे लगता है सरकार ने आपका पैसा बचा दिया भाई। सच भी है ये बात। हम खुद उसको कई बार यूज करना पड़ता है। मुझे अभी पीछे रोहिणी की तरफ जाना था तो मैं उधर से गया,
तो जो हिमालयाज पे या डिफिकल्ट टेरेन पे ये सब ध्यान, इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए बहुत जगह पर ऐसा भी है कि हमारे बड़े हाईवेज के बीच में फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट के अंदर से रोड ले जाना नहीं चाहते, वहां पर साउंड बैरियर्स लगाते हैं ताकि एनिमल्स को भी साउंड डिस्टर्ब ना करे। टनल्स बना रहे हैं जिसमें से कि ऊपर से वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फोना सब इंटैक्ट रहे, ठीक रहे। और पता लगा कि हमने 100 किलोमीटर का बाईपास दे दिया वो टनल बना के। वी आर टेकिंग केयर ऑफ द इकोलॉजी। और उसमें एक बड़ी बात और बताना चाहता हूं, टोटल प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेसवेज का, किसी एक एक्सप्रेसवे का 1% हम उसको ग्रीन करने में और मेंटेन करने में लगा। टोटल प्रोजेक्ट का 1% की कॉस्ट प्लांटेशन और उसकी मेंटेनेंस पे लगा था। अभी 4.5 करोड़ प्लांट्स हमने लगाए, लगातार काम चल रहा है, उसकी मेंटेनेंस का काम भी चलता है प्लांट्स, ताकि वो ग्रीन रहें, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले। और उसमें भी टेक्निकली बहुत सी ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जिनका ऑक्सीजन एमिशन ज्यादा हो, कार्बन एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। और जहां पर हाईवेज पर ऐसा प्लांट है हमें काटना ना पड़े, अगर गलती से काटना पड़े तो 1:10 की रेशो पर हम प्लांटेशन करते हैं। एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाएंगे, पक्का लगाएंगे, और उसका सर्वाइवल रेट 90% है। 70,000 पेड़ अब तक हमने ट्रांसप्लांट कराए, काटे नहीं। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर उनको लगाया और उसका सर्वाइवल रेट इज मोर देन 85%. So we are very well taking care of ecology, environment along the making of this highways. एक दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे का जिक्र हुआ था पहले, 2 किलोमीटर्स का हाईवे बनना था. सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट? कोई भी हाईवे 2 किलोमीटर का दिल्ली चंडीगढ़ नहीं होगा, बाईपास होगा। बहुत सी चीजें पाइपलाइन में रहती हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बहुत बड़ा इनपुट नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन दिल्ली देहरादून, हालांकि उसका मैंने आपको बता दिया, उस पर हम एक और काम करने जा रहे हैं जो कि ग्रीन एनर्जी से भी रिलेटेड है। दिल्ली देहरादून जाने में आज 5-5.5 घंटे लगते हैं, पर अक्षरधाम से शुरू हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो देहरादून 206 किलोमीटर का ऑलमोस्ट तैयार है। एक्सेसिव फ्लड के कारण एक पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसको ठीक कर लिया गया है। आई होप कि हम विद इन दिस ईयर, मींस बिफोर 30th दिसंबर, हम उसको रेडी फॉर पब्लिक भी कर देंगे जो होगा। लेकिन कहाँ 5 घंटे और कहाँ 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में हम पहुंचेंगे। मैं खुद उस पूरे हाईवे पर 3 बार इंस्पेक्शन करके आया हूँ बीच बीच में, और गया उसी पर हूँ। अगर मिट्टी से जाना पड़ा तो मिट्टी से ही गया, तो अभी भी मैं 3-3.5 घंटे में पहुंच गया हूँ। लेकिन उस पर जो हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होता है तो पैन इंडिया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो होगा सक्सेसफुल। दिल्ली का जो अक्षरधाम से शुरू होकर के और करावल नगर दिल्ली के बॉर्डर तक, जहां पर 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 80% 90% वो एलिवेटेड है, उस पर सोलर पैनल लगा के उसको सोलर एनर्जी बनाना और वो यूटिलाइजिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑन द हाईवे, और उसमें से जो बचेगी वो ग्रिड पे जाएगी। आज हमने फॉसिल फ्यूल को कम करने का बात अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो हमने नॉन फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है उस एनर्जी का 50% अभी 2030 में होने की बात थी, हमने 25 में अचीव किया है। तो ये भी उसमें एक बड़ा माइलस्टोन होगा। आप एक बार सोच के देखिए कि
अगर हाईवेज पर हमारा ये मॉडल इकोनॉमिकली सस्टेन कर जाता है सोलर पैनल्स का, क्योंकि वो लीनियरली लगेंगे, एक बड़े ग्राउंड में लगाना और उसको एक केबल में लेकर के ग्रिड में देना इट इज इजी, पर लीनियरली 16 किलोमीटर पर पैनल्स लगा करके उसको इकोनॉमिकली वायबल करना, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एनर्जी स्टोर करके रात को यूज करनी है, दिन में बनती है, तो उसका हमने एग्रीमेंट साइन किया है। वो भी जल्दी आपको वो पैनल्स अगले 1.25 साल में, जब ये हाईवे शुरू हो चुका होगा, काफी अभी जल्दी शुरू हो जाएगा, उसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमारा इकोनॉमिकली वायबल होता है तो पैन इंडिया हम 1,40,000 किलोमीटर में से अगर हमने 40,000 किलोमीटर पे भी सोलर पैनल्स लगा दिए तो आपको एनर्जी की क्या कमी आएगी और फॉसिल फ्यूल की जरूरत क्या है। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और उनके विजन के कारण से हम लोग भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। हमें फ्री हैंड भी दिया जाता है कि सोचो, लगाओ, करो। सर, भी आपने बोला कि बहुत सारे एक्शन ले रहे, एक्सीडेंट कम हो, पर डेटा शो करता है अभी भी कि रोज तकरीबन 500 लोग मरते हैं इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स में। 1,72,000 था आई थिंक पिछला डेटा अवेलेबल सर, और हर साल उसमें बढ़ावट आ रही है, ये कमी आई। आप जो बोले कि अपने डिसीजन ले रहे हो, तो डिसीजन लेने के बाद ये रेट में कम कब आएगी, कब तक आएगी, कितने साल लग जाएंगे? मैंने आपको इसकी डिटेलिंग अभी करी है, पर मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है और उसमें हमने उसको ठीक करना है, दैट्स राइट, पर मैंने उसके कॉज भी आपको बताया। 60% कॉज ओवर स्पीडिंग है, 20% कॉज विदाउट हेलमेट है। हाईवे पे वैसे तो स्कूटर्स अलाउड नहीं है, टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। तो इसके लिए जो गवर्नेंस और मॉनिटरिंग है, पेनल्टीज है, वो बढ़ाई है, लेकिन वो एक लिमिट तक बढ़ाई जा सकती है। तो सर, रिगार्डिंग आप बोल रहे हैं कि इतने सारे रोड्स बने एवरीथिंग, बट एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आता है जो WEF और IMF निकालती है, उसमें इंडिया का पोजीशन 51 नंबर पे, व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड नंबर। सो हम लोग कहते हैं कि हम लोग रोड तो बहुत ज्यादा बना रहे, बट रोड की क्वालिटी पे हमेशा सवाल उठते हैं। 1-2 साल में बहुत जगह आपने अटल सेतु में भी देखा होगा, अटल सेतु के लिए आपको नॉलेज पूरी चाहिए। अटल सेतु जब बना है तो उसमें जो पानी आता है उसके पानी के सेतु के अंदर से डिस्पोजल के हिसाब से वो आर्किटेक्चर है, लेकिन आपका जो रोड्स की क्वालिटी का कंसर्न है वो जायज कंसर्न है। उस पर जो हमारे एक संस्था है इंडियन रोड कांग्रेस, उसके जो मैंडेट है उसको फॉलो किया जाता है और हमारी मिनिस्ट्री इसके ऊपर लगातार विजिलेंटली इस बात की चिंता करती है कि कोई रोड की मेंटेनेंस जिसके पास है और उसके ऊपर लगातार उसकी हर बड़े हाईवे की मॉनिटरिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ्स उसको डिलीजेंटली देखा भी जाता है, करेक्ट भी किया जाता है, पेनल्टीज भी लगाई जाती है। और जो हमारे पैरामीटर्स पर जो कंसेशनर पूरा नहीं उतरता है, अगर वो 70% से नीचे जा रहा है, 70% हमारे पैरामीटर से नीचे जा रहा है, तो हैवी पेनल्टीज इंपोज करते हैं और डिबार करते हैं जब तक वो उन चीजों को ठीक नहीं करता है कि वो फर्दर काम ना मिल पाए उसको। तो ये लगातार मॉनिटरिंग है। उसमें नितिन जी ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि हम इसमें कोई कोताही नहीं बरतते हैं। कंसेशनर हो, हमारे इंजीनियर्स हो या कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ही विल बी पनिश्ड। रोड की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। स्पीड चाहिए लेकिन क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी जो भी कमियां रहती हैं उनको तुरंत, अभी इतना बड़ा फ्लड आया, इतनी हैवी रेंज थी, मैं खुद पंजाब, दिल्ली से पंजाब बाय रोड गया अपने हाईवेज को चेक करने के लिए। जहां जहां भी कमी आई उसको शॉर्ट टर्म तो ठीक करना ही है, उसके अलावा भी इन एंटिसिपेशन कि अगर अगली बार इससे 40% या 50% ज्यादा रेन आ गई, ज्यादा फ्लड आ गया, तो उसको सेफगार्ड करना है। तो उसकी चिंता भी लगातार साइंटिफिक मेथड के साथ हम लोग कर रहे हैं। इतना एक्सप्रेसवे हाईवेज होने के बावजूद कितना टाइम और You wanted to speak on roadways? All the questions are coming on road. Yeah, I am not Nobody is denying, but asking I am anything asking. about the air. I am asking
You have to ask. आई एम आस्किंग कितना टाइम और, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट, तो 1 घंटा मुझे हुआ है अभी। Yeah. We will. तो मुझे लगता है ask some other questions. Going on. अगले 15-20 Yeah. मिनट में वाइंड अप करना पड़ेगा। मेरा 2 बजे का एक अपॉइंटमेंट वापस है। Right. सर अभी क्या हुआ, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जो गाड़ी की उसके चार्जेस बढ़ाए अभी सरकार ने, और 20 इयर्स तक किया। तो अभी कंफ्यूजन है, गाड़ी 15 साल तक चलेगी कि 20 साल तक चलेगी, वो उस पर क्लैरिटी। देखिए, स्टेट मैटर भी है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन हमारा मानना है कि नियम कानून जनता के लिए है, उनकी इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा और रीजनेबल बात को मानना चाहिए, सरकार को मानती भी है। इसीलिए एक टाइम पीरियड की बजाय गाड़ी की फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हुए ये किया गया। अभी दिल्ली में हुआ है, रेखा जी की सरकार ने इसको किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि केवल पब्लिक कह रही थी, पर रीजनेबिलिटी भी है। अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक है, चलती ही नहीं है, कम चलती है, उसका कार्बन एमिशन अप टू द मार्क है, पॉल्यूशन को वो देखिए, आपको क्लीन एयर भी चाहिए, आपको 25 साल पुरानी गाड़ी भी चाहिए, दोनों चीजें नहीं हो सकती। गाड़ी 25 साल पुरानी रख लीजिए, लेकिन उसका कार्बन एमिशन अप टू द मार्क करिए, तो यहाँ पर बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। This one question is this is away from the road and all. It's regarding the ऐसा है, मेरे माथे पे चिपका हुआ है रोड एंड एनवायरनमेंट, तो रोड ही पूछा जाएगा। रोड हर आदमी की लाइफ को इम्पैक्ट करती है, तो डेफिनेटली ये रहता ही है। You are also MOS corporate affairs. So अच्छी बात है, आप कुछ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी पूछ रहे हो, ताकि मेरे को भी ये पता लगे कि मैं भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हूँ। हाँ, बताइए बताइए। मेरे कॉर्पोरेट वाले पेपर सब बाहर रख दिए सब, कोई बात नहीं, दीपक को बोलना, मेरे वो पूरी फाइल देगा प्लास्टिक फोल्डर में। जी बताइए, पूछिए। what is the compliance measure for as you're making the measure simpler for the MSMEs or the startups without changing the ecosystem? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है। हमारी अकेली पहली मिनिस्ट्री है जिसने 2017 में अपना MCA का पोर्टल प्रारंभ किया, जिसमें कंपनीज को बहुत सा कंप्लायंस ऑटोमेटेड हो जाए, मैनलेस हो जाए, और उससे भ्रष्टाचार भी कम होता है। इससे ज्यादा इसको नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं, आज की स्थिति यह है कि किसी ने, एक समय था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है तो उसके इनकॉर्पोरेशन में 30 से लेकर के 100 दिन तक लगते थे। आज कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम से उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो किसके पास जाएंगे किसी को नहीं पता है, उस अधिकारी को भी नहीं पता है किसके पास जा रहे हैं उसको रीचेकिंग के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए। आज डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए विद इन 48 आवर्स। आवर सिटीजन मैंडेट इज 1 डे। इन स्पाइट ऑफ दैट, मैं सिर्फ 48 आवर्स में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे रहे हैं। और इसके साथ साथ खाली क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कंपनी का नाम बहुत मैटर करता है, वो किसी के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, टच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसमें कोई एंटरप्राइजेज है, कोई फाउंडेशन लिख रहा है, वो सब चीजें हैं। लेकिन वो सब चीजें क्लियर होने के बाद 48 आवर्स में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और उसको जो मैंडेटरी डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के रजिस्ट्रेशंस हैं वो भी साथ में दे रहे हैं। 11 डिपार्टमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, जिसमें टिन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, उसका पैन कार्ड, उसका फैक्ट्री का कोई रजिस्ट्रेशन होना है, ऐसे 11 मैंडेटरी एक फोल्डर में था MCA से रिलेटेड 11 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस हम उसकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन वाले समय पर उसको दे रहे हैं, जिससे कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे
वो अपनी कंपनी की फंक्शनिंग शुरू कर सके। नॉट ओनली दिस, MCA इज ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका क्रिएशन भी है, उसका पालन पोषण भी है, और अंत समय हर बात का है। तो अब किसी को कोई डिस्ट्रेस में है कंपनी और उसको स्ट्राइक ऑफ करना है, वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ करना है, तो वो भी हमने ऑटोमेटेड किया है, पोर्टल के थ्रू किया है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, वी हैव फिक्स्ड द टाइम्स फॉर दैट, कि उतने टाइम में हम कंपनी को वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ करा के देंगे, और नहीं तो डीम्ड, अगर उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं होगा तो डीम्ड स्ट्राइक ऑफ माना जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम, ताकि हमारे पे भी प्रेशर रहेगा कि आपको करना है भाई, खाली नहीं बैठना है, इस काम को पूरा करना है, पाइल अप नहीं करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत काम किया है। ऐसे जो लोग इस बात को जानते हैं, 12 फॉर्म्स हमारे ऐसे कंप्लायंस में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कंपनीज की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो उनकी एनुअल मंथली एक्टिविटीज है, उनको अपने पोर्टल पर सबमिट करना पड़ता है, ताकि वो बताएं कि विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंपनी ठीक चल रही है। उसकी मॉनिटरिंग अलग से होती है। उसमें 12 फॉर्म्स STP फॉर्म्स हैं, जो कि आप जमा कर दो, उसको वेरिफिकेशन भी नहीं होना है। और इसके अलावा भी अनदर 50 फॉर्म्स ऐसे हैं जिनका मैंडेटरीली वेरिफिकेशन होगा, और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल पूरा करके देंगे। सिर्फ MCA की बात नहीं है, आज हमारे देश में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, बड़े से बड़ा काम लगाना है, तो सिंगल विंडो सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दिया, जिसमें 30 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्लियरेंस सिंगल विंडो से होगा। उसको फैक्ट्री लाइसेंसिंग के लिए नहीं जाना है, उसको फूड के लाइसेंस के लिए नहीं जाना है, कहीं सिंगल विंडो पे जाना है, और अक्रॉस 30 स्टेट्स। जिसके कारण से आप देखते हो कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन देश के अंदर होना शुरू हुआ है। एक क्लासिकल एग्जांपल है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि जब टाटा की नैनो की फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में नहीं लग रही थी, तो बाय सिंगल SMS ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय वो CM थे शायद, यू आर वेलकम इन गुजरात, और वो नैनो की फैक्ट्री वहां पे लग के 2.5 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब सोचो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट गुजरात में मिला। तो ये तो आपको सोचना है कि आपको अपने स्टेट में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में MCA इज डूइंग वेरी वेल एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग इटसेल्फ आल्सो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स, पब्लिक की फीलिंग्स समझ में आती हैं, कंपनीज की बात समझ में आती है, तो उसको रेक्टिफाई करना, ठीक करना। अभी हम IBC का अमेंडमेंट भी जल्दी ही लाने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। Parliament committee. There was a report. There are reports that MCA may exempt companies with turnover below 1 crore. So, Exemption for what? even statutory audit. खाली एक बात नहीं है, ऐसी बहुत बात है। हमने स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन को बढ़ाया है। सरकार ने MSME में ज्यादा लोग आ जाएं, 4 करोड़ से 40 करोड़ वाली कंपनी का टर्नओवर को हमने MSME में लिया है। MSME को जो फायदे मिल रहे हैं, 35% सब्सिडीज फॉर MSME ऑन सर्टन आइटम्स है। इसके अलावा आज 5 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल गारंटी के MSMEs को मिल रहा है। तो ये सब पॉलिसीज मोदी जी के आने के बाद कवरिंग 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, रेडी वाले से लेकर के बड़े से बड़ी फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स तक, आज रेडी वाले को भी स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए का लोन इजी किस्तों पे वापस करने के लिए मिल रहा है। 10,000 दे देगा, 20,000 मिलेगा, 50,000 भी मिल जाएगा।
आज मुद्रा योजना में 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन था, वो 20 लाख तक टच कर दिया। उसकी मिनिमम फॉर्मेलिटीज में किसी छोटे व्यापारी को लोन मिल रहा है। आज देश के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जीरो बैलेंस के अकाउंट खुले, जिसके कारण से आज वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप सोचिए, जिस आदमी ने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी हो, अकाउंट का पता नहीं हो, जीरो बैलेंस विदाउट गारंटी अकाउंट खुलना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब्जी लेने जाते हैं रेडी वाले से, कुछ सामान खरीदते हैं, तो आज उसको आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। वो पैसा बैंक में जा रहा है, हमारी इकोनॉमी में जा रहा है वो पैसा, जो कि पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो पैसा बेचारा सब्जी वाला क्या करेगा उसमें? सब्जी वाला जो आज पैसा इकट्ठा हुआ उसकी सब्जी लाएगा, अगले दिन बेचेगा, तो मनी तो वहीं रोटेट करती रहती थी, वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में गई नहीं। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी का स्ट्रोक डिजिटल ट्रांजैक्शन का, कि बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड को जोड़ना और मोबाइल नंबर को जोड़ना, इस ट्रिनिटी को लाने के बाद आप सोचिए, भारत की इकोनॉमी जो आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन है, वो भारत में हो रहा है। तो ये आज ऐसे ही हम सबसे बड़ी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बने। ये छोटे छोटे प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 65 साल तक सब पॉलिटिकल पार्टीज गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया, पर कैसे हटाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, कि मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं 2 महीने में 3 महीने में उसको करने के लिए कुछ इंप्लीमेंट करना शुरू किया या नहीं किया, या अचानक बटन दबाऊंगा और पंखा चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में छोटे छोटे लोगों को, जो कभी इनकम टैक्स दे भी नहीं पाएगा अपनी जिंदगी में शायद, बट उसका पैसा, उसकी प्रोसीड्स मेन इकोनॉमी में जा रही, जिसके कारण से ये 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहा, आप विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस आयुष्मान भारत योजना आज केवल 3 राज्यों में नहीं था, दिल्ली में आ गया, उड़ीसा में आ गया, अब केवल एक राज्य बाकी है, वेस्ट बंगाल। 5 करोड़ रुपए किसी गरीब, 5 लाख रुपए किसी गरीब आदमी को एक साल में प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मोरओवर 70 साल से ऊपर का गरीब अमीर दोनों, ये बात पैसे की नहीं है, ये यहां पर सिक्योरिटी की है। 70 साल का व्यक्ति को ये कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में, कितना भी अमीर हो, उसको लगे कि यार नाउ आई एम डिपेंडेंट ऑन माई, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूं, मेरे इलाज पर 10 लाख, दिल्ली में तो हमने 10 लाख रुपए किया है, पूरे देश में 5 लाख रुपए एल्डरली पीपल के लिए ये वाली एश्योरेंस है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अमीर हो गरीब हो, उसको वहां पे फ्री इलाज मिलेगा। दिल्ली में हमने 10 लाख रुपए किया आयुष्मान भारत योजना भी, और 70 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। आपको अच्छा लगेगा, 3 लाख कार्ड दिल्ली के अंदर 70 साल से ऊपर के आयुष्मान भारत योजना के बने हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस है। दिस इज नॉट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में व्यक्ति को कुछ देना पड़ता है, या कुछ नहीं देना है। Sir, you are talking about IBC. So, any major reforms are we expecting in future to make it easy? मैंने बताया उस पर हम बिल ले आए हैं, सिलेक्ट कमेटी पे गया है, उसमें जो भी फाइंडिंग्स के बाद वो आएगा, मेजर रिफॉर्म्स में अमेंडमेंट के रूप में हम लेके आ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो अब तक हम कर चुके हैं, हमने 50 से ज्यादा ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया है। जो प्रोसीजरल ऑफेंसेस माने जाते थे, प्रोसीजरल फॉल्ट्स हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको क्राइम की भाषा से बाहर निकाल दिया। तो वो जो क्राइम के कारण से स्टिग्मा आता है वो खत्म होता है, कंप्लायंस इजी की है। और खाली एमसीए में नहीं, आप देखेंगे जो कॉलोनियल रिजीम के लॉज चले आ रहे थे, 1500 लॉज रिपील कर दिए गए।
खत्म ही कर दी। अभी इतना बड़ा रिफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इनकम टैक्स के लॉज एक्ट्स रूल्स में किया, उनको सिंप्लीफाई करके। इतना बड़ा इनकम टैक्स, मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो इतना बड़ा एक्ट है, वो इतना कर दिया। मतलब जो एक सेक्शन है उसके नीचे 5 प्रोविजोज है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि एक साधारण आदमी भी समझ सके कि मेरे लिए क्या मैंडेट है। मेरे लिए इवन आई एम ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, 10 बार पढ़ना पड़ता है वो एक एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप, में, शैल, वो सब सिंप्लीफाई कर दिया, वो जरूरी था। तो दिस गवर्नमेंट इज डूइंग 360-degree रिफॉर्म्स फॉर 140 करोड़ पीपल टू बी विकसित भारत इन 2047। हम रहे ना रहें, लेकिन ये देश रहना चाहिए वाली बात है कि अगर भारत 2047 में विकसित होता है तो अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ, जो बेसिक है, बाकी चीजें होती रहेंगी। अच्छी बात है, हमें चांद पे भी जाना है, हमें मार्स पे भी जाना है, बिल्कुल जाना है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना है। 2014 से पहले देश के अंदर केवल 3 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज थी। ये सब चीजें मैंने बताई, अगर उसको कॉम्युलेटिव करेंगे तो उसका सिर्फ एक सिंपल उदाहरण, विच में भी लेस देन 1%, आज 300 फैक्ट्रीज देश में मोबाइल बना रही। तो स्वदेशी की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब, अगर एप्पल हमारे देश में मोबाइल बना रहा है तो दैट इज स्वदेशी, मेड इन इंडिया होना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लोग बोल रहे हैं इधर असेंबली हो रहा है सिर्फ, but I think our reporters have not got a chance to ask anything on Delhi. मेरा फॉल्ट नहीं है मैडम, You know, मेरा फॉल्ट नहीं है, आई एम आंसरिंग ईच एंड एवरीवन। आईबीसी का टाइमलाइन रिपोर्ट कब तक सबमिट होगा? वो सिलेक्ट कमेटी पे गया है, उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट बजट सेशन में आ जाए। आप गुड़गांव का जिक्र कर रहे थे। हाँ, अभी आपने एक पॉइंट, मैं समझता हूँ, मैं लास्ट में it आपको, is a 45 minute, if it is the roads are empty, 45 minutes it should take. मैडम मेरी ना घड़ी सामने रखी, मैंने 12:20 पे शुरू किया है, 12:40 एक 40 हुआ है। 130। हाँ, मेरी घड़ी क्या है? अच्छा, गुड़गांव का टाइम कम नहीं, मैं बता रहा हूँ उस पे, वो गुड़गांव का दिल्ली डिकंजेशन प्लान में आएगा। मैं अभी बताता हूँ, एक आध क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर मैं आपको दिल्ली डिकंजेशन पर 10 मिनट बताना Have some questions on East Delhi also. हाँ That's Sir, as a minister from Delhi state, what you have done for the national capital, your particular concern? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने क्या किया वो बहुत शॉर्ट है, मैं बता दूंगा, वो कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, बिल्कुल किया है। चलो यहीं से शुरू कर देता हूँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्टार्ट होता है जी, और आज देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या आगे आने वाली जो वर्ल्ड वार होगी वो पार्किंग और पानी पे होने वाली है। तो किसी भी हाईवे के नीचे, हमारे हाईवे के नीचे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, बट आई हैव अलाउड गांधीनगर मार्केट की पार्किंग अपने हाईवे के नीचे, जो कि जल्दी टेंडरिंग पे आ गया है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट है। दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग। दूसरा, मैंने आपको बता चुका हूँ, जो ईस्ट दिल्ली में ही गाजीपुर में लैंडफिल साइट है, उसको डाउन करने का काम लगातार चल रहा है। अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको वो 0 मिलेगा। डेली वहां पर लगभग 2400 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ता है, पुराने वाले को भी। हम रोज लगभग 5000 मीट्रिक टन कूड़ा डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं गाजीपुर से। 2500 नया आता है, 2500 पुराना। तो इसके अलावा भी और छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। मैं अगर कहूं तो मैंने अपने एरिया में 5 करोड़ रुपए की सोलर लाइट्स लगवानी शुरू कर दी। मतलब मैं अगर बताऊंगा तो छोटे छोटे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 विधानसभा है उसमें, और अगर बताऊं तो जंगपुरा में एक बड़ा हाई टेंशन वायर जा रही थी, वहां एक्सीडेंट हो जाते थे, थोड़ा लो थी तो उसको खत्म किया है, उसकी जगह पे अंडरग्राउंड केबलिंग करवाई है। 20 साल से लोग रो रहे थे, पता नहीं 50 से ज्यादा लोग मर गए थे उसके कारण से। तो ये तो रिसेप्टिवनेस होने की जरूरत है, आपको प्रॉब्लम सुनना, फर्स्ट पब्लिक में अवेलेबल रहना, और उसके साथ साथ
उसको एड्रेस करना, उसका सॉल्यूशन देना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं दिल्ली से आता हूँ जी, मेरा जन्म दिल्ली का है। दिल्ली से मुझे जनता ने सांसद बनाया और मोदी जी ने मंत्री बनाया, तो मेरा दिल्ली के प्रति भी मुझे जब मैं मेयर भी था तो भी मुझे लगता था कि मुझे दिल्ली के लिए या अपनी ईस्ट दिल्ली के लिए करना चाहिए। उस समय बहुत से काम किए थे, मेरे प्रोफाइल में है, देख लीजिएगा, उसको नहीं बताऊंगा। बट एक मेजर काम जो कि दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए और वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया था। CND प्लांट शास्त्री पार्क में है, जिसको शिलान्यास भी मैंने किया, उद्घाटन भी मैंने किया था। और वो उसके कारण से जितना भी लैंडफिल साइट से बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलता है, उसको रोड़ी मदरपुर रिसाइकिल करना है। इसके अलावा आज मैडम ने कहा कि 2 घंटे लगते हैं गुड़गांव से यहाँ आने में। ये कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी दिल्ली को इसका डीकंजेशन प्लान बनाया है। हम मेरे आने के बाद बनाए, अकेले मैंने बनाया ऐसा नहीं। डेलिब्रेशंस रहती हैं, एक प्रपोजल आता है, हमें भी लगता है जो दिल्ली में रहने वाले हैं कि ऐसा कैसे, कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट फॉर वी आर हेयर। तो जैसे UER2 आपने देखा, जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेसवे देखा, आज मानेसर जाना है तो द्वारका एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ। हमने 24,000 करोड़ का दिल्ली डीकंजेशन प्लान बनाया है। मैं आपको राइटिंग में भी दे दूंगा, ये अभी भी दे दूंगा। दिल्ली पहुंचने के लिए गुड़गांव से निकलते हैं, शिव मूर्ति पर जाम है, उससे पहले जाम है, कहीं ना कहीं रेड एरिया दिखता है। तो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक अंडरग्राउंड टनल 5 किलोमीटर की 3,000 करोड़ से अप्रूव की है। ये 25,000 करोड़ की जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसका पार्ट है, ये वो अप्रूव की है। इसके अलावा मैडम गुड़गांव से रिलेटेड, मानेसर से रिलेटेड, एम्स से INA से एक एलिवेटेड रोड मानेसर तक जाएगी, जो कि बाद में फरीदाबाद या उस तरफ से होते हुए सोना होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी टच करेगी। तो ये तो आपके एरिया का जिसमें आप कंसर्न है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो दिल्ली में अब इतना ह्यूज ट्रैफिक दिल्ली में आएगा, क्योंकि जब स्पीड होती है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो उसको UER2 से टच करने का एक स्पर, जहां पर वो कटरा दिल्ली टर्मिनेट हो रहा है हरियाणा में, दिल्ली के पास, वहां से उसको UER2 तक टच करना, उसके लिए प्रपोजल भी पास हो गया, DPR स्टेज पर है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात मैंने की, वो अक्षरधाम से शुरू होता है, मतलब जिसको वो पकड़ना है सोनीपत या बिल्कुल सिंगू बॉर्डर वाले को, उसको अक्षरधाम आना पड़ेगा, वहां ना आना पड़े। हरिपुर पे जहाँ पे UER2 खत्म हो रहा है, वहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक पॉइंट ट्रॉनिका सिटी, वहां तक का एक 16 किलोमीटर का स्पर पास किया है, ताकि अनवांटेड ट्रैफिक को दिल्ली में आना ही ना पड़े, वो वहीं से बाहर चला जाए। सिमिलरली सहारनपुर देहरादून से आने वाला ट्रैफिक जिसको नोएडा जाना है, तो मैंडेटरीली आज की स्टेज में अक्षरधाम होकर के उस स्ट्रेट रोड से नोएडा जाएगा तो कंजेशन बढ़ेगा। तो उसका एक स्पर 42 किलोमीटर्स का, जो कि ट्रॉनिका सिटी से गाजियाबाद होता हुआ नोएडा पहुंचेगा, और फिर नोएडा से फरीदाबाद होता हुआ वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी टच करेगा। हम हाईवेज को कनेक्ट करने का काम भी कर रहे हैं, और अनवांटेड ट्रैफिक जो दिल्ली में है वो ना आए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप लोग अगर कालिंदी कुंज गए हो, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बड़ा काम है, जो मैं खुद इसको कंसीव कर पाया हूं। कालिंदी कुंज पर बहुत जाम रहता है, वो चौराहा नहीं है, 6-7 राहें वहां पर टच करती हैं। वहां पर एक आधा किलोमीटर का जैसे
एम्स का सर्किल बना है, जैसे धौला कुआं का सर्किल बना है, रेड लाइट फ्री एरिया, इसमें लाल बत्ती नहीं होगी, वो अप्रूव हुआ है, उस पर काम चल रहा है। जहां पर दिल्ली में सराय काले खां के पास डीएनडी खत्म होता है, अब किसी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है तो अगर गुड़गांव से जाएंगे तो कंजेशन भी है, मानेसर से जाएंगे तो कंजेशन भी है, अगर ईस्ट दिल्ली के किसी व्यक्ति को जाना है तो वहां पर भी 1-2 किलोमीटर का स्पर जो कालिंदी कुंज पर जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है तो सराय काले खां से पहले ही उसको टच करता हुआ बना है। तो दिल्ली को अनवांटेड ट्रैफिक से बचाने के लिए ये दिल्ली डीकंजेशन प्लान हमने लगभग 24,000 करोड़ का कंसीव किया है, उस पर काम होना शुरू, डीपीआर स्टेज पे है, कुछ उससे थोड़ा और आगे बढ़ा है, पर मैं ये मानता हूं कि मैडम ने पूछा था ये कब तक होगा, तो 3-4 साल में यू कैन पास थ्रू दैट। अजी पहले बताइए मास्टर प्लान कब नोटिफाई होगा 2047 के बाद? पॉलिटिकल आंसर है जल्दी शुरू होगा, पर मुझे लगता है कि ये अभी कारण क्या? 6-8 महीने लग जाएंगे। मैं डीडीए ने क्लियर इसको कोट नहीं करिएगा, मैं बता देता हूँ कारण मुझे। नहीं कोट नहीं कर रहा, डीडीए ने तो क्लियर कर दिया था। नहीं, उसके पहले बाद क्लियर क्या कर दिया था जब नए एलजी साहब आए, तो उनको ऐसा लगा कि इसमें दिल्ली को देखते हुए, विशेष तौर से दिल्ली को देखते हुए, दिल्ली में जो इंटरनल इतना पॉपुलेशन है, ये सब चीजें हैं, उसको देखते हुए देयर आर सर्टेन रिफॉर्म्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसमें काफी कमियां थी, तो उसको अब ठीक कर लिया है काफी हद तक। सक्सेना जी के आने के बाद उस पर काफी काम हुआ। मैं समझता हूँ अगले 6-8 महीने से पहले हो जाना चाहिए। कैन बी एनी डे, हो सकता है 15 दिन में हो जाए, तब होगा जल्दी। आपने जो बात बताई ना, बाहर से ट्रैफिक नहीं है, पर इंटरनल जो हमारे यहाँ ट्रैफिक, इसलिए मैंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी गुड़ा से, मैं तो ईस्ट दिल्ली पहले रहता था, गुड़गांव साउथ दिल्ली चला गया, पछता रहा हूँ जाकर के। ईस्ट दिल्ली सबसे बेस्ट है साहब। और वहाँ पे जो विहारों का जो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है, झिलमिल कंजेस्टेड है। आईएनए से आप आगे जाइए साउथ दिल्ली की तरफ, तो जा नहीं सकते। नहीं, वो बता रहा हूँ ना मैं आपको, उसके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं बताया ना मैंने, आईएनए से एलिवेटेड रोड दे रहा हूँ मैं आपको। कहाँ से जाएगी आईएनए से? कहाँ से जाएगी आप छोड़ दो, हम निकाल के देंगे। आप एलिवेटेड रोड देनी है ना, हमें तो खंबे के लिए जगह चाहिए साहब। आप एलिवेटेड रोड का मतलब समझिए ना। नहीं समझ गया मैं। तो वो तो हमें तो पिलर के लिए जगह चाहिए, वो तो हम सेंट्रल वर्ज से निकाल लेते हैं। पूरी दिल्ली में या पूरे देश में 1000 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क आप सेंट्रल वर्ज पे देखेंगे। आप ये भी देखेंगे कि अगर जहां पर बीच में जगह नहीं है तो दोनों तरफ पिलर करके उसको ऊपर से बड़ा स्लैब दे करके ट्रैक निकाल दिया। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए 3,000-3,500 करोड़ रुपए सैंक्शनड है कि, और उस पर डीपीआर पर काम होना शुरू हो गया। आईएनए से एलिवेटेड रोड गुड़गांव तक टच करेगा, खाली वो टनल मैनुअली तो हो जाएगा आपका। हाँ, उसका पूरा अलाइनमेंट बना है, तो एलिवेटेड रोड ले जाना है, कहीं से भी ले जाएंगे। हमें उसमें अगर बीच में कहीं एयरपोर्ट की प्रॉब्लम आती है तो साइड से जाएगा। वो उसकी डिटेलिंग कभी कहेंगे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। उसकी अलाइनमेंट का काम लगभग पूरा हो गया है। मेट्रो जा रही है ना आपके यहाँ पर, एलिवेटेड अभी जा रही, उसके साथ साथ भी चले जाएंगे। थैंक यू कर लें। दिल्ली में बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये बारामूला फेज 3 अभी तक अटका हुआ है। 10 साल से पूरी दिल्ली अटकी हुई थी साहब। हमें 8 महीने दिए हैं आपने, हमने 8 महीने में 1000 से ज्यादा देवी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिए हैं मैडम। आप पॉल्यूशन में उसको ऐड कर लीजिए। दिल्ली का अगर मैं पॉल्यूशन के प्लान की बात करूं तो 1000 से ज्यादा बसेस हमने इलेक्ट्रिक बसेस दिए हैं। हालांकि इसमें ईवी वाला चैप्टर आज हो नहीं पाया है, बट वो पूरे देश के लिए है। अब जो इथेनॉल मिक्स की बात तो है ही, हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात है, और उसके साथ साथ ईवी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सरकार सब्सिडी एट द टाइम ऑफ सेल दे रही है। आप परचेज करने जाइए तो आपको उस पर सब्सिडी है, प्रमोट करने के लिए है, ताकि पॉल्यूशन
भी कम हो, कार्बन एमिशन भी कम हो। जो प्लांटेशन होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन कार्बन एमिशन भी कम होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट। सर, ये जो पीएमओ की अभी रिसेंट मीटिंग हुई है परसों, हाई लेवल मीटिंग था, उसमें ईवी पॉलिसी को एक्सपैंड करने के लिए बोला गया है दिल्ली में। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इज इट पॉसिबल? ईवी इतना फीसिबल तो है नहीं कि हर कोई ईवी अफोर्ड कर सके। तो आप अब तो बहुत सस्ता हो रहा है मैडम, पहले के मुकाबले। जब ईवी आया था तब और आज में तो रेट्स 25% कम हो गए। इसका एक बेसिक बताता हूँ आपको, इसको मत छापिएगा। जी, ईवी बेस्ड ऑन बैटरी। बैटरी में जो क्रिटिकल आयन है वो हमारे पास है नहीं, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, और चाइना उसका बड़ा प्रोड्यूसर है, तो हम उस पर डिपेंडेबिलिटी भी कम चाहते हैं। अभी 70% 80% असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हम कम कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ईवी इज द टॉप प्रायोरिटी नाउ। ऐसे ही 2070 तक नेट जीरो एमिशन होगा संभव नहीं है। फॉसिल फ्यूल को खत्म करना है, कार्बन एमिशन खत्म करना है, प्लांटेशन तो चाहिए, लेकिन ग्रीन एनर्जी को जितना फैसिलिटेट करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर मेरा दिल्ली देहरादून पर सोलर पैनल्स इकोनॉमिकली वायबल होते हैं तो हम, आप सोचिए इतने हाईवेज हैं, इन सब हाईवेज पर हमने अगर 20% 30% भी लगाया तो देश में बिजली की समस्या क्या, मतलब फॉसिल फ्यूल की समस्या खत्म। और कीप ऑन डूइंग वर्क ऑन दिस। NH9 पे तो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट डन ऑन दिस सोलर। नहीं, वो क्या है, वो है, थोड़ा सा, वो बहुत थोड़ा सा है, और वो उस NH को एनलाइटन करने के लिए ही है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा है। उसमें खंबा लगा है, वो सोलर पैनल उस पर लगा है। मैंने नहीं, यमुना के ब्रिज के ऊपर जो, हाँ वो लगा है, स्टार्ट था वो, आप सोचिए कितने साल पुराना है, वो वर्किंग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दैट इज वर्किंग, उससे बिजली आ रही है और यूटिलाइज हो रही है, ग्रिड पे जा रही है। उसके जहां पर मैंने बताया लीनियरली सोलर पैनल्स लगेंगे तो उसको कलेक्ट करके एक केबल में ग्रिड पर लेके जाना, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है उसकी, उसमें है केबलिंग की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन आज उसको शुरू करेंगे तो उसका रास्ता भी निकल रहा है। वैसे कल कैबिनेट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट पे इतना बड़ा स्कीम लेकर 7,000 करोड़ से ज्यादा का लेकर आए हैं। अभी मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है भाई साहब, वो ईवी पे, और मेरा जो नॉलेज है वो कंसंट्रेट करती है अभी 2 डिपार्टमेंट पर ओवरऑल भी आप मुझे कहोगे तो मैं, मेरे हाथ के नोट्स हैं, मैं आज की भी कॉपी आपको दे सकता हूँ। 360 डिग्री ईवी पॉलिसी पे बात हो रही थी। अभी जो ईवी पॉलिसी को रिटेक करके आउट, वी आर वेटिंग फॉर इट, उसपे काफी बोला गया है कि बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज पे भी फोकस किया जाए। नाउ बैटरीज आर नॉट रीचिंग एंड नॉट ओनली बैटरीज, जितना भी ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज कम और रिसाइकलिंग होगा वो इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हम सब के लिए, तो उसकी पॉलिसी बिल्कुल उस पर लगातार काम हो रहा है। और आपको, अगर आप लोग ट्रैक करते ही होंगे तो डेली कुछ ना कुछ रिफॉर्मेटिव इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली मिनिस्ट्रीज, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इट इज गोइंग। सर, ये एक जाना है भाई साहब। एलिगेशन आया अपोजिशन साइड से है? कि अपोजिशन रोल्ड स्टेट में द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे और हाईवे बहुत पुअर है और मेंटेनेंस भी पुअर है। फॉर एन एग्जांपल वेस्ट बंगाल, आप वहाँ के एक्सप्रेसवे एनएच पे जाओ तो ऐसे ही स्थिति बहुत, आप एक ही एग्जांपल दे पाएंगे पूरे देश में। केरल का भी है, तमिलनाडु का भी है। इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन भी सोचते रहिए। हाँ, तो वही तो चाह रहे हैं। तो इसका मतलब उन लोगों का सपोर्ट नहीं है ना। मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ, केरल नहीं तो एक्सप्रेस में हाईवे में केरल का का क्या सपोर्ट? केरल का रोड बिल्कुल चाहिए सर। लैंड एक्विजिशन उनका डिपार्टमेंट है, इसको समझिए। मुझे लैंड तो चाहिए ना, बिना, पंजाब में भी है साहब, मैं पंजाब से आता हूँ, अमृतसर मेरा नेटिव प्लेस है, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, वहां से आता हूँ। दिल्ली का जो दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे बन रहा है हरियाणा में कंप्लीट हो चुका है, जम्मू का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग पार्ट इज पंजाब ओनली। 3 प्रॉब्लम, एक, लैंड एक्विजिशन में वो लोग कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का जो नोडल ऑफिसर है वो SDM है, उसको काला बोलते हैं। उसने ही
लैंड का रिकॉर्ड तो स्टेट के पास है ना, उसने रिजॉल्व करना है कि ये लैंड किसकी है, इसकी हायरार्की क्या है, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को टच करके लैंड एक्वायर की जाए। पैसा एक को दे दिया, दूसरा कल आ जाएगा, ये मैं तो इसका हिस्सेदार था, कोर्ट की लिटिगेशंस बढ़ती हैं। एक दूसरा, हमें रोड बनाने के लिए उसमें डंपिंग के लिए फ्लाई ऐश या मिट्टी चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट ही फैसिलिटेट करके देती है। वहां के एनटीपीसी के प्लांट से हमें फ्लाई ऐश देने में ही सरकार को दिक्कत है, स्टेट का जो स्टेक है वहां ये दिक्कत है। तो ये स्टेट्स को, अगर हम NHAI 70% है तो 30% स्टेक पैसे का नहीं, अदर फैसिलिटीज का उनका है। तो इसलिए यहां प्रॉब्लम है। ऐसी राजस्थान में भी हमारी सरकार नहीं थी, पर वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी, क्योंकि जब भी थी हमने उन कामों को पूरा किया है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए मदद करती हैं। एक्चुअल में मदद तो उनकी है, उन्हीं के लोगों की मदद है। आज बिहार का इतना बड़ा रिजल्ट आया है, उसका कारण ही रोड, हाईवेज और ब्रिजेस हैं। गंगा जी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को डिवाइड करती है। कभी एक समय था, मैं एक बार सुशील मोदी जी के कहने पर 9-10 साल पहले गया था, तो गिने चुने ब्रिजेस थे। आज आप गिनती नहीं कर सकते, अगर पहले 10 ब्रिज थे तो आज 110 ब्रिज है। हाँ, बहुत बहुत हो गया, हम लोग तो घूम के आए हैं। अभी इतना रोड है, इतना ये है, इधर से उधर पूरा कवर हो गया, में कोई लेकिन उसमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, खाली है। मैं नीतीश जी को बोलूंगा ट्रांसपोर्ट की चिंता। Since you are from Punjab, what is your Are we opinion? building more than we require? What? Roads or networks or elevated कहाँ पर? roads? कहाँ पर? That is, the Bihar, this thing was miles and miles we are going. There's actually no transport. अभी बिहार में भी मेट्रो आ रही है। Right. अभी आप देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। तो अर्बन पॉकेट में सर, रूरल पॉकेट की बात बोली और फिर रूरल तक भी जाएगी मेट्रो साहब। दैट्स व्हाई दरभंगा में भी जा रही है मेट्रो, उधर भी जाएगी। इसी का रेलवे का ठीक है, रोड है सर, आपका रोड अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड नहीं है, फिर क्या हो जाएगा। So, since you're from Punjab, what is your opinion on Chandigarh going to Punjab or getting a separate of this thing governance? She's only concerned about Chandigarh. अभी दिल्ली का हो। चंडीगढ़ अगर पंजाब में जहां पर कैपिटल बननी है वो काम शुरू हो जाता, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टक अप हुआ, तो करतारपुर साहब के पास वहां पर कैपिटल बननी थी पंजाब की। ये मेरी वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल नॉलेज है। Right. तो डेफिनेटली चंडीगढ़ यूटी है, यूटी रहना चाहिए। वो हरियाणा भी अपनी एक अलग कैपिटल बना ले, हरियाणा के पास तो हर चीज की कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी दे आर वेरी वेल। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।